हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। जिन लोगों ने अभी क्लासेस की वीडियो या प्रैक्टिस सेट की वीडियो नहीं देखी है, वह डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से उसको देख सकता है। इंशाल्लाह वह सारी की सारी वीडियोज़ अपने आप को चेक करने के लिए भी और साथ साथ जो एग्ज़ाम में सवालात आने के इम्कानात हैं वो सवालात उसमें उठाए गए हैं। और जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहता है या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहता है, वह डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। इंशाल्लाह जाकर जुड़ जाएं। इंशाल्लाह वह सारे के सारे आप लोगों को वहां से कुछ भी सवालात कन्फ्यूज़न हो या आप लोगों को एक दूसरे से बहस व मुबाहसा करना हो, उस ग्रुप के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले सवाल के ऊपर बात करते हैं कि जिसमें पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में गालिब के मुखालिफिन में सबसे नुमाया शख्सियत कौन थी। दोस्तों, गालिब ने कलकत्ता का जो सफ़र किया था वह शुरू किया था 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में कलकत्ता जब पहुँचे हैं तो 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में ये कलकत्ता पहुँचे हैं। कलकत्ता पहुंचकर ये शिमला बाज़ार में जाकर रुके हैं। कहाँ पे रुके हैं? शिमला बाज़ार पर जाकर रुके हैं। कलकत्ता में जब ये पहुँचे तो वहाँ के लोगों को जब अपना कलाम सुनाया तो वहाँ के लोगों ने उन पर एतराज़ात किए, मुख्तलिफ़ तरह से एतराज़ात किए। तो उनके जवाब में मिर्ज़ा गालिब ने बाद मुखालिफ मसनवी लिखी, जो कि प्रैक्टिस सेट में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि कलकत्ता में जो लोगों ने गालिब की मुखालिफत की थी, उन मुखालिफिन में से सबसे नुमाया शख्सियत कौन सी थी। बहुत से मुखालिफ थे, लेकिन उन मुखालिफिन में सबसे नुमाया शख्सियत का नाम क्या था? क्या मिर्ज़ा अफज़ल बैग था, या मिर्ज़ा क़तील था, या मुंशी आशिक अली था, या नवाब मोहम्मद अली ख़ान था, या नवाब मोहम्मद अली ख़ान था। दोस्तों, गालिब जब कलकत्ता पहुँचे हैं तो उनके कुछ वफ़ादार भी रहे हैं, कुछ मुखालिफिन भी रहे हैं। तो उनके मुखालिफिन में जो सबसे नुमाया शख्सियत का नाम है वो क्या है? मिर्ज़ा अफज़ल बैग था। क्या था? मिर्ज़ा अफज़ल बैग था। क्या नाम था? मिर्ज़ा अफज़ल बैग था। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, मुसद्दसे हाली लिखने की तहरीक अल्ताफ़ हुसैन हाली को किस अदबी शख्सियत से मिली थी? मुसद्दसे हाली लिखने की तहरीक ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को किस अदबी शख्सियत से मिली थी? क्या नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता से मिली थी, या सर सैयद अहमद ख़ान से मिली थी, या डिप्टी नज़ीर अहमद से मिली थी, या शिबली नोमानी से मिली थी? मुसद्दसे हाली लिखने की तहरीक मतलब यह है कि जो मोटिवेशन मिला था, जो अभिप्रेरणा मिली थी मुसद्दसे हाली लिखने की, किसको? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को। ये किसके ज़रिए मिली थी? किसने इनको मोटिवेट किया था? किसने इनको मुहर्रिक किया था, तहरीक किया था? किसने इनको अभिप्रेरित किया था? किसको? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को। तो दोस्तों, मुसद्दसे हाली लिखने के लिए ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को मोटिवेट करने वाले, तहरीक करने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान थे। कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान थे, जिन्होंने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को मोटिवेट किया था मुसद्दसे हाली लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और इस मुसद्दसे हाली से मुतालिक सर सैयद अहमद ख़ान का मशहूर कौल भी है कि जब खुदा मुझसे पूछेगा कि तुम अपने नामा आमाल में क्या लेकर आए हो, तो मैं खुदा से कहूँगा कि हाली से मुसद्दसे हाली लिखवा कर लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? मुसद्दसे हाली लिखवा कर लेकर आया हूँ। ये किसने कहा था? सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था। किसके मुतालिक? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ मुसद्दसे हाली से कहा था। ठीक, जिसको मद्दो जज़्र इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है, जिसको मद्दो जज़्र इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है, मुसद्दसे हाली को। ठीक, किसने तहरीक किया था? सर सैयद अहमद ख़ान ने तहरीक किया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, गालिब शख्स
और शायर किसकी तसनीफ़ है? गालिब शख्स और शायर किसकी तसनीफ़ है? क्या ज्ञानचंद जैन की है, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की है, या मजनू गोरखपुरी की है, या रशीद अहमद सिद्दीकी है? गालिब के ऊपर बहुत सी तसनीफ़ लिखी गई है, इतनी तसनीफ़ लिखी गई है दोस्तों जिसको याद करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। छोटे से छोटे अदीब ने, बड़े से बड़े अदीबों ने गालिब की शख्सियत पर लिखा है। गालिब की शख्सियत के ऊपर या गालिब की सवाने उम्री लिखने का सबसे पहला जो काम किया है उसने ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किया है। किसने किया है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किया है। यादगार गालिब लिख के, यादगार गालिब लिखकर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सबसे पहला काम किसने किया है? गालिब की शख्सियत पर लिखा है यादगार गालिब, ठीक। और इसी यादगार गालिब में गालिब को हैवान ज़रीफ़ से ताबीर किया है। किसने? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। ये सवाल भी बनता है कि हैवान ज़रीफ़ गालिब को किसने कहा है? तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है? गालिब के बहुत से शेरी बहुत से खतूत के मजमूए भी हैं, उर्दू खतूत के मजमूए भी हैं, और फ़ारसी खतूत के मजमूए में भी है। जैसे कि इनका पहला जो उर्दू खतूत का मजमूआ जो मिलता है वह कौन सा है? ऊद हिंदी है। क्या है? ऊद हिंदी इनका पहला खतूत का मजमूआ है। दूसरा खतूत का मजमूआ क्या है? उर्दू मुअल्ला है। और इसी तरीके से रुकात गालिब है, मकतूबात गालिब है, दस्तंबू है, और फिर उसके बाद महर नीम रोज़ है। ये सब के सब तसनीफ़ात हैं इसकी, किसकी? गालिब की। ये सारी की सारी। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि गालिब शख्स और शायर किसकी तसनीफ़ है, तो दोस्तों वह किसकी है? मजनू गोरखपुरी की है, मजनू गोरखपुरी की है। अब इसी को हल्का सा चेंज कर देंगे तो वह रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ हो जाएगी। इसी को गालिब की शख्सियत और शायर, गालिब की शख्सियत और शायर, ये किसकी तसनीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। किसकी है? रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ क्या है? गालिब की शख्सियत और शायर, ये रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। लेकिन गालिब शख्स और शायर, ये किसकी तसनीफ़ है? मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की क्या है? क्या है? तफ़हीम गालिब। क्या है? तफ़हीम गालिब, ये शमशुर रहमान फ़ारूक़ी की है। तो गालिब शख्सियत और शायर किसकी तसनीफ़ है? मजनू गोरखपुरी की। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। दर्जा झेल में अल्लामा इक़बाल की वो कौन सी नज़्म है जो मसनवी सहरुल बयान के तर्ज और बहर में लिखी गई है? दोनों के दोनों क्या है कि शामिल निसाब हैं। अल्लामा इक़बाल भी हैं जिनकी नज़्म मस्जिद ख़तबा शामिल निसाब है, मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान शामिल है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अल्लामा इक़बाल की वो कौन सी नज़्म है कि जो मसनवी सहरुल बयान के तर्ज पे और उसी की बहर में लिखी गई है। क्या ज़ौक़ शौक़ है, दुआ है, मस्जिद ख़तबा है, या साक़ी नामा है? तो दोस्तों अल्लामा इक़बाल की साक़ी नामा वो नज़्म है कि जो मसनवी सहरुल बयान के तर्ज और बहर पे लिखी गई है। और ये बाले जिब्रील जो अल्लामा इक़बाल का दूसरा शेरी मजमूआ है, इसकी सबसे मशहूर और मकबूल नज़्म मानी जाती है साक़ी नामा। साक़ी नामा सबसे मशहूर और मकबूल नज़्म मानी जाती है अल्लामा इक़बाल के बाले जिब्रील के शेरी मजमूए की। और ये मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के तर्ज और बहर पर लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा यानी साक़ीनामा सही हो जाएगा। साक़ीनामा कौन सी बहर में लिखी गई है? जिस बहर में सहरुल बयान लिखी गई है, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। चाहे वह ज़ौक़ व शौक़ हो, दुआ हो, मस्जिद ख़तबा हो, ये सब के सब क्या है? अल्लामा इक़बाल की नज़में हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि सर सैयद अहमद ख़ान के किस रफ़ीक ने इंडियन पैनल कोड, कभी कभी सवालात में इसका मुखफ़फ़ दे दिया जाता है, इसका मुखफ़फ़ दे दिया जाता है। किस तरीके से? आईपीसी का उर्दू तर्जुमा किसने किया? आईपीसी का उर्दू तर्जुमा किसने किया? इंडियन पैनल कोड किसकी तसनीफ़ है? ये सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। सर सैयद अहमद ख़ान के किस रफ़ीक ने इंडियन पैनल कोड का उर्दू तर्जुमा ताज़ीरात हिंद
के नाम से किया था, ताज़ीरात हिंद के नाम से किया था? क्या सैयद मेहदी अली ख़ान था, मौलवी ज़काउल्लाह था, या शिबली नोमानी थे, या डिप्टी नज़ीर अहमद थे? इंडियन पैनल कोड का उर्दू तर्जुमा करने वाले दोस्तों कौन थे? ताज़ीरात हिंद के नाम से वो डिप्टी नज़ीर अहमद थे। ये सब के सब सर सैयद के रुफ़क़ा में शामिल होते हैं, चाहे वह सैयद मेहदी अली ख़ान हो, मौलवी ज़काउल्लाह हो, शिबली नोमानी हो, या डिप्टी नज़ीर अहमद हो। ये सब के सब सर सैयद अहमद ख़ान के रुफ़क़ा में शामिल होते हैं। और सर सैयद अहमद ख़ान के वो रफ़ीक जिन्होंने इंडियन पैनल कोड का उर्दू तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया था, वो कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद थे। कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद थे। इसको 2-3 तरीके से सवालात बन सकते हैं। इंडियन पैनल कोड का तर्जुमा किसने किया? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। ताज़ीरात हिंद किसकी तसनीफ़ है? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। क्या है कि ताज़ीरात हिंद किसका तर्जुमा है? इंडियन पैनल कोड का। इंडियन पैनल कोड का तर्जुमे का क्या नाम है? उर्दू तर्जुमे का ताज़ीरात हिंद। कई तरीके से ये सवालात बनने की गुंजाइश है इसमें। तो ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है कि सर सैयद अहमद ख़ान के किस रफ़ीक ने इंडियन पैनल कोड का उर्दू तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया था? वो डिप्टी नज़ीर अहमद थे। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गालिब के ऊपर लिखी गई तसनीफ़ के मुतालिक गलत बयान की निशानदही कीजिए। इसमें एक पॉइंट मैंने ऐसा जोड़ा है कि जो कि बंगाल का पेपर होने वाला है, और गालिब और बंगाल, इस तरीके से जो गालिब और बंगाल, इस तरीके से मैं भी मैंने इसमें जोड़ने की कोशिश की है कि गालिब के ऊपर लिखी गई तसनीफ़ के मुतालिक गलत बयान की निशानदही कीजिए। पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है, और दोस्तों इस सब को सब याद भी कर लीजिएगा, जो तसनीफ़ात हैं ये सब के सब याद भी कर लीजिएगा, जितनी भी तसानीफ़ हैं वो सब के सब याद कर लीजिएगा। गालिब और बंगाल, गालिब और बंगाल ये क्या है? एक तसनीफ़ का नाम है, ये किताब का नाम है। एक अब पूछा जा रहा है कि इसका मुसन्निफ़ कौन है? बताया जा रहा है कि शांति रंजन भट्टाचार्य की तसनीफ़ है। गालिब और बंगाल की क्या है? शांति रंजन भट्टाचार्य की तसनीफ़ है। क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है? अभी यहीं पे रोककर आगे बढ़ते हुए, गालिब शनासी जो अंसारी की तसनीफ़ है। क्या ये गलत है या सही है? आगे बढ़ते हैं। बयाज़ गालिब कमाल अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। चौथे ऑप्शन में कहा जा रहा है कि गालिब पर चंद तहरीरें शमसुर रहमान फारूकी की तसनीफ़ है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, इसकी पहचान करना है। तो गालिब के ऊपर जितनी भी बहुत सी तसनीफ़ लिखी गई है, इसमें से चंद यहाँ पे नकल किया गया है। पहले ऑप्शन जो है कि गालिब और बंगाल शांति रंजन भट्टाचार्य की तसनीफ़ है, ये बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन जो है कि गालिब शनासी जो अंसारी की तसनीफ़ है, दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है कि गालिब शनासी किसकी तसनीफ़ है? जो अंसारी की तसनीफ़ है। तीसरे ऑप्शन में बयाज़ गालिब कमाल अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है, ये भी बिल्कुल सही है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन गालिब पर चंद तहरीरें ये गलत हैं। गालिब पर चंद तहरीरें ये शमसुर रहमान की तसनीफ़ है, ये गलत है। शमसुर रहमान की तसनीफ़ है गालिब पर 4 तहरीरें, ये किसकी तसनीफ़ है? ये शमसुर रहमान फारूकी की तसनीफ़ है। लेकिन गालिब पर चंद तहरीरें ये शमसुर रहमान फारूकी की तसनीफ़ नहीं है। तो इस एतबार से हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। गालिब और बंगाल शांति रंजन भट्टाचार्य की तसनीफ़ है। गालिब शनासी जो अंसारी की तसनीफ़ है। बयाज़ गालिब कमाल अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ है। गालिब पर चंद तहरीरें ये शमसुर रहमान फारूकी की तसनीफ़ नहीं है, बल्कि गालिब पर 4 तहरीरें ये शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की तसनीफ़ है। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी वही शख्सियत हैं जिन्होंने क्या है कि मीर तक़ी मीर के कलाम के ऊपर क्या है कि शेर अंगेज़ लिखा, जो कि बहुत ही मोतबर है। इस पर इनको शमसुर रहमान फ़ारूक़ी को सरस्वती सम्मान से भी नवाजा गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, दर्जा झेल में से रशीद अहमद सिद्दीकी के रेडियाई तकरीरों का मजमूआ कौन सा है?
क्या तंज़ियात व मुज़ाक़ात है, आशुफ्ता बयानी मेरी है, जदीद गज़ल है या खंदा है। ये चार की चारों तसनीफ़ किसकी हैं? रशीद अहमद सिद्दीकी की है। लेकिन सवाल में ये पूछा जा रहा है कि इन चारों तसनीफ़ में से वह कौन सी तसनीफ़ है जो रशीद अहमद सिद्दीकी के रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है, जो उन्होंने रेडियो पर जो अपनी तकरीरें प्रसार एवं प्रचार किया था उसका मजमुआ कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा है? खंदा है। कौन सा है? खंदा है। आशुफ्ता बयानी मेरी ये इनकी खुद नविश्त है। जदीद गज़ल ये भी इनकी तसनीफ़ है। तंज़ियात व मुज़ाक़ात ये भी तसनीफ़ है। और फिर उसके बाद क्या है? गंजहाए गिरामाया, ये तो क्या है? शामिल निसाब खाकों का मजमुआ है ही। ठीक, तो यहाँ पे जो खंदा है ये क्या है? रशीद अहमद सिद्दीकी की रेडियो पर जो तकरीरें शाये होती उनका मजमुआ है, वह क्या है? खंदा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में भी किया था। जो लोग क्या है कि यूट्यूब पर जो कम्युनिटी के सवालात लगाते हैं उसको भी अटेम्प्ट कर लिया करिए। इंशाल्लाह वो भी क्या है कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आप लोगों को मुफीद साबित होगा। वज़ीर ने अपनी 14-15 साला बेटी के रहने के लिए कौन सा महल तामीर करवाया था? क्या चाहे अलम तामीर करवाया था, कोहे काफ तामीर करवाया था, या रंग महल तामीर करवाया था, या दीवान सिरा तामीर करवाया था? तो दोस्तों वज़ीर जिसका नाम था खिरदमंद, ख्वाजा आज़ाद बख्त के वज़ीर का नाम क्या था? खिरदमंद था। इसकी बेटी जो कि 14 या 15 साल की बताई जाती है, जब आप मेन मतन पढ़ेंगे बागो बहार का तो उसमें 14 साल लिखा है। कितना साल लिखा है? 14 साल लिखा है। लेकिन जब उनको तशरीह करने वाले लोगों ने उनकी तशरीह की है तो 14 और 15 साल लिखा है। 14 और 15 साल लिखा है। इसका तज़किरा दोस्तों रंग महल का इस तरीके से आता है कि जब खैरतमंद को वज़ीर को आज़ाद बख्त ने पंडित खाने में कैद करवा दिया था, फ़रंग के एलची ने उसको कत्ल होने से बचाया था। फ़रंग के एलची ने उसको कत्ल होने से बचाया था। और जब पंडित खाने में कैद करवाया था और फिर उसके बाद जब उसकी ख़बर वज़ीर की बीवी को मिलती है तो वह क्या है? सीना पीटते हुए बाल उलझाए हुए दौड़ती हुई रंग महल में पहुंचती है जिसको वज़ीर ने अपनी बेटी के ऐशो आराम के लिए बनवाया था। और इस रंग महल में जो 14-15 साला बेटी थी वज़ीर की, वह क्या है कि गुड़ियों के साथ दूल्हा दुल्हन का खेल खेल रही थी। गुड़ियों के साथ दूल्हा दुल्हन का खेल खेल रही थी। हो सकता है कि ये भी सवाल बन सकता है कि दूल्हा दुल्हन का खेल खेल रही थी। तो उस वक्त क्या है कि ताना देती है कौन? वज़ीर की बीवी वज़ीरज़ादी को, वज़ीर की बेटी को ताना देती है कि काश कि लड़का होता तो वह अपने बाप को जाकर छुड़ा लेता। तो ये उसको क्या है कि मायूस कर देता है। और फिर वज़ीरज़ादी अपने दादा से इजाज़त लेकर नौकर चाकर के साथ उस ख्वाजा की तलाश में निकलता है। कहाँ पे? नैशापुर में, जो कि फ़ारस का एक शहर नैशापुर में। मुलाकात भी होती है, बाद में इससे शादी भी होती है, बाद में इससे शादी भी हो जाती है। किससे? वज़ीरज़ादी से। तो क्या नैशापुर के लिए निकलती है? किससे इजाज़त लेकर निकलती है? अपने दादा से इजाज़त लेकर निकलती है। और वहाँ पे जाने के बाद वह ख्वाजा सरपरस्त के साथ दीवानसरा में दो माह तक रहती है। 2 माह तक रहती है। फिर लास्ट में वह मायूसी का बहाना करके, फिर दिल न लगने का बहाना करके वह अपने वतन को आती है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद तो था अपने बाप को बादशाह की कैद से छुड़वाना था और उस ख्वाजा सरपरस्त को कुत्तों के साथ उसके मुल्क वापस लेकर आना था ताकि वो बादशाह देख ले और उसके बाप को आज़ाद कर दे। तो ये सारा का सारा किस्सा है। और फिर ये किस्से में जो वज़ीरज़ादी के लिए वज़ीर ने जो महल तामीर करवाया था वो कौन सा था? रंग महल था। चाह आलम ये क्या है? चाह आलम कोहे काफ क्या है? ये दोनों सवालात, ये दोनों ऑप्शन आप ही के निसाब में शामिल जो सिलेबस है उसमें कौन सा ऐसा, चाहे वो मसनवी भी हो सकती है, चाहे वो दास्तान भी हो सकती है, ये किस दास्तान या मसनवी का चाहे अलम और कोहे काफ में जिक्र, कोहे काफ का और चाहे अलम का जिक्र है, किस मसनवी में या किस दास्तान में, और
कब इसका मंज़र पेश आता है, यानी किस पस मंज़र में इसको बयान किया जाता है, चाहे अलम को या कोहे काफ को। ये बहुत ही आसान सवाल बन सकता है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी ज़रूर दें कि चाहे अलम क्या है और कोहे काफ क्या है, चाहे अलम क्या है और कोहे काफ क्या है। ये भी बता दें, ये मसनवी सहरुल बयान में बयान किया गया है। चाहे अलम और कोहे काफ का जो तस्करा किया गया है वो मसनवी सहरुल बयान में इसका तस्करा किया गया है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि वज़ीर ने अपनी बेटी के 14-15 साल बेटी के लिए रहने के लिए जो महल तामीर करवाया था वो कौन सा था, रंग महल था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि सर सैयद के सफ़र पंजाब की तकरीरों और याददाश्तों को किसने मुरत्तब किया था, किसने मुरत्तब किया था। जब पंजाब का सफ़र करने के लिए सर सैयद निकले हैं तो उनके साथ एक शख्स थे और वही शख्स सफ़र पंजाब की तकरीरों और याददाश्तों को भी मुरत्तब किया है। अब दोस्तों देखिए, 2 सवाल, सफ़र पंजाब में सर सैयद के साथ कौन थे, और दूसरा सवाल सर सैयद अहमद ख़ान के सफ़र पंजाब की तकरीरों और याददाश्तों को किसने मुरत्तब किया। ये दोनों सवाल के जो जवाब होंगे एक होंगे। अब वो कौन शख्सियत थी जिन्होंने तकरीरों और याददाश्तों को मुरत्तब किया। क्या जावेद इकबाल थे, या इकबाल अली थे, या हकीम एहसानुल्लाह ख़ान थे, या खुदादाद बैग थे। तो सर सैयद ने जो पंजाब का सफ़र किया था तो वह किसके साथ किया था, जावेद इकबाल के साथ किया था। किसके साथ किया था, जावेद इकबाल के साथ किया था। और इन्होंने जो सफ़र पंजाब के दौरान सर सैयद ने जो तकरीरें की थी और उनसे जो मुंसलिक याददाश्त थी उनको मुरत्तब करके एक किताबी रूप में उसको शाया करवाया था। वो कौन थे, जावेद इकबाल थे। कौन थे, जावेद इकबाल थे। और सर सैयद के साथ ये सफ़र पंजाब में ये साथ भी थे और उनकी तकरीरों और याददाश्तों को मुरत्तब करने वाले भी थे। कौन, जावेद इकबाल। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर सैयद सफ़र इंग्लिस्तान के लिए बनारस से कब रवाना हुए। इंग्लिस्तान के सफ़र के लिए कब रवाना हुए। क्या 1 अप्रैल 1869 को, या 24 दिसंबर 1870 को, या 24 दिसंबर 1800, ये तो दोनों एक ही हो गया, 24 सितंबर 1870 को, या 24 मई 1875 को। दोस्तों, जब सर सैयद अहमद ख़ान सफ़र इंग्लिस्तान के लिए निकलते हैं तो इनके साथ 4 लोग थे। उन चारों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी ज़रूर देंगे। चारों का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी ज़रूर देंगे। ये भी बता दें कि इनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप मंजूर हुई थी और वह पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन साथ में ये भी लग गए थे। लेकिन जब निकले हैं सफ़र के लिए तो वो कितने 4 लोग थे। उन चारों का नाम मुझको क्या है, सर सैयद को लेकर 5 लोग थे। सर सैयद को लेकर 5 लोग थे। उन 5 का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर भी ज़रूर लिखिएगा। ठीक, नहीं दोस्तों, 4 ही लोग थे। ठीक, 4 ही लोग थे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 4 ही लोग थे। हाँ, 4 ही लोग थे। एक तो उनका लड़का था और 2 लोग थे, और ये सर सैयद को लेकर 4 लोग थे। चारों लोगों का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सर सैयद ने जो इंग्लिस्तान का सफ़र का आगाज़ किया है कहाँ से किया है, बनारस से किया था। कहाँ से किया था, बनारस से किया था। किस डेट में, 1 अप्रैल 1869 को। 1 अप्रैल 1869 को क्या है, सफ़र इंग्लिस्तान के लिए बनारस से रवाना हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 1926 में सुहैल नामी रिसाला किसने निकाला। सुहैल नामी रिसाला किसने निकाला। क्या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने निकाला, मुंशी प्रेमचंद ने निकाला, रशीद अहमद सिद्दीकी ने निकाला, या राजेंद्र सिंह बेदी ने निकाला। 1926 में दोस्तों सुहैल नामी रिसाला निकालने वाले कौन थे, रशीद अहमद सिद्दीकी थे। रशीद अहमद सिद्दीकी ने 1926 में सुहैल नामी रिसाला निकाला था, लेकिन पैसे की मजबूरी की वजह से इस सुहैल नामी रिसाले को बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम अरसे में, बहुत ही कम वक्त में इसको बंद कर दिया था,
बंद भी कर दिया था। लेकिन निकाला किस सन में था? 1926 ईस्वी में सुहेल नामी रिसाला किसने निकाला था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने निकाला था। मुंशी प्रेमचंद ने 2 रिसाले निकाले, जागरण और हंस। जागरण और हंस। मुंशी प्रेमचंद ने जो बनारस में सरस्वती प्रेस की जो स्थापना की थी, किसके साथ की थी? फिराक के साथ मिलकर की थी। किसके शिरकत के साथ की थी? फिराक की शिरकत से की थी, और साथ साथ 2 लोग और थे, लेकिन फिराक उसमें मशहूर शख्सियत थी, इसलिए फिराक का नाम दिया मिलता भी है। तो मुंशी प्रेमचंद ने जागरण और हंस निकाला, रशीद अहमद सिद्दीकी ने सुहेल नामी रिसाला निकाला था, जो कि बाद में बंद कर दिया गया था। ठीक। अदब लतीफ़ की इदारत फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने भी की है। राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसाना जो पंजाबी भाषा में है, पंजाबी ज़बान में है, वह क्या है? दुख सुख है, जो कि सारंग में निकला है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है कि 1926 में सुहेल नामी रिसाला किसने निकाला? रशीद अहमद सिद्दीकी ने निकाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किस सन में पहली बार बंद हुआ था? किस सन में पहली बार बंद हुआ था? रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किसके ज़रिए निकाला गया? जैसे रिसाला है, सर सैयद अहमद ख़ान के ज़रिए निकाला गया है। पूछा जा रहा है कि किस सन में पहली बार बंद किया गया है? ये दोस्तों 2 बार बंद किया गया, लेकिन तीसरी बार जब बंद किया गया तो इसको दोबारा निकाला ही नहीं गया, उसको जम कर दिया गया। किसमें? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में जम कर दिया गया है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में जम कर दिया गया। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक किस सन में पहली बार बंद किया गया? क्या 1876 में बंद किया गया, 1879 में बंद किया गया, या 1881 में बंद किया गया, या 1894 में बंद किया गया? रिसाला तहज़ीबुल अखलाक दोस्तों पहली बार 1876 में बंद किया गया है। 1876 में बंद किया गया। फिर इसका दोबारा इजरा जो होता है वह 1879 में होता है। 1879 में होता है। फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है 1881 में। 1881 में इसको बंद कर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या है कि इसका इजरा होता है 1894 में। 1894 फिर जब बंद होता है तो इसको दोबारा ना निकाल कर क्या है कि जम कर दिया जाता है। किसमें? अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में इसको मिलाकर उसी के साथ निकाला जाता है। तो पहली बार किस सन में बंद किया गया है? 1876 ईस्वी में बंद किया गया। 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रिसाला तहज़ीबुल अखलाक की मुखालफत में मौलवी इमदाद अली ने कौन सा रिसाला निकाला था? रिसाला तहज़ीबुल अखलाक की मुखालफत में मौलवी इमदाद अली ने कौन सा रिसाला निकाला था? क्या शहाब साकिब निकाला था, ताईदुल इस्लाम निकाला था, इमदादुल आफ़ाक़ निकाला था, या नूरुल आफ़ाक़ निकाला था? तो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक की मुखालफत में मौलवी इमदाद अली ने दोस्तों इमदादुल आफ़ाक़ रिसाला निकाला था। कौन सा रिसाला निकाला था? इमदादुल आफ़ाक़ रिसाला निकाला था। ये सब के सब रिसाले जो यहाँ पे ज़िक्र हैं, ये सब के सब तहज़ीबुल अखलाक की मुखालफत में ही निकाले गए, अलग अलग लोगों के ज़रिए। लेकिन जो मौलवी इमदाद अली ने जो रिसाला निकाला था, उस रिसाले का नाम क्या था? इमदादुल आफ़ाक़ था। क्या नाम था? इमदादुल आफ़ाक़ था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पुरानी बीवी और पुरानी जूती हर साल बदल देते हैं? मुतकल्लिम कौन है? मुतकल्लिम कौन है? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पुरानी बीवी और पुरानी जूती हर साल बदल देते हैं? मुतकल्लिम कौन है? कहने वाला कौन है? सबसे पहले तो ये इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है? आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा खूबसूरत बला से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? खूबसूरत बला से लिया गया है। लेकिन कहने वाला कौन है पूछा जा रहा है। क्या खैर सल्ला है, सैफू है, तुगरल बैग है, या कतलू बैग है? अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे इंशाल्लाह अब इतने सवालात इंक्लूड किए जाएंगे खूबसूरत बला से कि धीरे धीरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे। खैर सल्ला का जो नौकर है वह कौन है? सैफू है। खैर सल्ला का नौकर क्या है? सैफू है।
इस तरीके से भी सवाल बन सकता है कि सैफू का मालिक कौन है, सैफू का मालिक कौन है, खैर सल्ला है। खैर सल्ला की बीवी का नाम क्या है, कि ये क्या है, डॉली मैडम फैशनेबल है बीवी है, फैशनेबल बीवी है। फैशनेबल कौन है, डॉली मैडम है, फैशनेबल कौन, खैर सल्ला की। खैर सल्ला को जब क्या है कि जमादार बना दिया जाए, उसको क्या है कि तुगरल बैग का एडी कांग का ओहदा जो मिल जाता है खैर सल्ला को, अब ये दूसरी शादी भी करना चाहता है। सैफू को अपनी रुदाद सुनाता है कि अब तो हम अमीर हो गए हैं, हम क्या है कि अब गरीबी के दिन गुजारना बंद कर देंगे, हमारे घर में भी क्या है कि कीमे बनेंगे, मुर्ग मुसल्लम बनेंगे वगैरह वगैरह, अब मुझको दूसरी शादी भी करनी चाहिए, अब मुझको दूसरी शादी भी करनी चाहिए। तो सैफू ने कहा है कि पहली बीवी आपकी मर जाएगी, और आपसे इतनी मोहब्बत करती है, ठीक। तो उसी पर क्या है, ये कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि पुरानी बीवी और पुरानी जूती हर साल बदल देते हैं, पुरानी जूती और पुरानी बीवी हर साल बदल देते हैं। तो सैफू के बाद क्या है, एजेंट का दाखिल होना दिखाई देता है। एजेंट कौन था, वही मैरिज कमेटी का, मैरिज मैं शादियां करवाता था वो एजेंट था, कमीशन ले लेके। तुगरल बैग कौन था, तुगरल बैग कौन है, ये कतलू बैग का बेटा है, कतलू बैग का बेटा है। और कतलू बैग कौन है, ये शमशा का नौकर है, शमशा का सरदार कह लो या नौकर कह लो, ये शमशा का वफादार है। किसका वफादार है, शमशा का वफादार कौन है, कतलू है। कतलू किसका वफादार है, शमशा का। शमशा कौन है, ये मरहूम शाह बरजस की बेटी है, मरहूम शाह बरजस की बेटी है। दोस्तों जब मैं मुताला कर रहा था तो उसमें तरह तरह के सवालात ये भी बन रहे थे कि मरहूम शाह बरजस की मौत की खबर ताहिरा को किसने दी, ताहिरा को किसने दी। सवाल बनता है ना कि मरहूम शाह बरजस के शहीद होने की खबर ताहिरा को किसने दी, किसने दी थी, तुगरल बैग ने दी थी। किसने दी थी, तुगरल बैग ने दी थी। ये पहुंचा ताहिरा के पास, पहुंचा किस नियत के साथ, किस नियत के लिए पहुंचा था, किस मकसद के लिए पहुंचा था, सुहैल को कैद करने के लिए, सुहैल को लेकर आने के लिए पहुंचा था, सुहैल को लेकर आने के लिए पहुंचा था। तो जाता है, सलाम दुआ होती है, और फिर उसके बाद तुगरल ने उसको कहा कि शाह बरजस शहीद कर दिए गए। फिर उसके बाद ये ताहिरा रोना पीटना शुरू कर देती है। फिर बाद में तुगरल बैग सुहैल को मांगता है, किससे, ताहिरा से। ताहिरा और तौफीक ये दोनों वफादार होते हैं। ये क्या है, नेकी के मुजस्समा भी माने जाते हैं, नेकी के मुजस्समा भी माने जाते हैं। ताहिरा किसकी बीवी है, तौफीक की बीवी है। तौफीक किसका शौहर है, ताहिरा का शौहर है। और तौफीक और ताहिरा से लड़का जो पैदा होता है उसका नाम रशीद है, उसका नाम क्या है, रशीद है। सुहैल जो नाम है वह शाह बरजस का नाबालिग बेटा है। सुहैल किसका नाम है, मरहूम शाह बरजस के का नाबालिग बेटा है। उसी को कैद करके कत्ल करके सुहैल की ही फूफी यानी शमशा, सुहैल किसकी बीवी, किसकी बहन है, मरहूम शाह बरजस की। सुहैल का लड़का, सुहैल का बाप कौन है, मरहूम शाह बरजस, और सुहैल मरहूम शाह बरजस का बेटा सुहैल। तो सुहैल की फूफी रिश्ते में शमशा क्या लगी, फूफी हो गई। तो ये भी सवाल बन सकता है कि सुहैल की फूफी का क्या नाम है, सुहैल की फूफी का क्या नाम है, तो वह क्या नाम है, शमशा है। शमशा सुहैल को कैद कराकर उसको कत्ल करके पूरी की पूरी सल्तनत अपने अंडर में लेना चाहती है। तो तौफीक और ताहिरा उसको बचाने के लिए छिपाए रहते हैं। वही खबर लेने के लिए तुगरल बैग पहुंचता है, और फिर साथ साथ तौफीक की अंगूठी भी लेकर पहुंचता है गवाही के लिए कि मुझे तौफीक ने बेटा भेजा है, तुम मुझको सुहैल को मेरे हवाले कर दो। ठीक, तो इस तरीके से आगे बात बढ़ती है। तो यहाँ पे जो क्या तुम्हें मालूम नहीं कि पुरानी बीवी और पुरानी जूती हर साल बदल लेनी चाहिए, ये कहने वाले कौन है, खैर सल्ला है। किससे कहता है, सैफू से कहता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, हमारी तहजीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहजीब में ढली है, किसका कौल है। हमारी तहजीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहजीब में ढली है, किसका कौल है। क्या आले अहमद सुरूर का है, रशीद अहमद सिद्दीकी का है, राम बाबू सक्सेना का है, या सआदत हसन मंटू का है। हमारी तहजीब गज़ल में और गज़ल हमारी तहजीब में ढली है, ये दोस्तों किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। किसका कौल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल के मुतालिक यही कहा है कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज़ है,
गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, तो किसने कहा है? शायरी मादरी ज़बान भी है, शायरी मादरी ज़बान भी है, ये भी किसने कहा है? रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। ये कौल भी पेश करने वाले कौन है कि हमारी शायरी गज़ल में और गज़ल हमारी तहजीब में ढली है। कहने वाले कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल में है, सहरुल बयान को बुत खाने चीन किसने कहा है? सहरुल बयान को बुत खाने चीन किसने कहा है? क्या जमील जालबी ने कहा है, मौलवी अब्दुल हक ने कहा, या शौकत सब्जवारी ने कहा, या मुसहफ़ी अमरोहावी ने कहा है? सहरुल बयान को बुत खाने चीन कहने वाले दोस्तों कौन है? मुसहफ़ी अमरोहावी हैं। कौन है? मुसहफ़ी अमरोहावी ने सहरुल बयान को बुत खाने चीन कहा है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, बिलाशुबहा मीर अमन ने वही नस्र ईजाद की जिसके जुमले मिस्री की डलियां और शरबत की घोंट हैं। बिलाशुबहा मीर अमन ने वही नस्र ईजाद की जिसके जुमले मिस्री की डलियां और शरबत की घोंट है। मीर अमन के मुतालिक ये किसने कहा था? मीर अमन को उर्दू नस्र का मूजिद भी कहा जाता है। मीर अमन को उर्दू नस्र का मूजिद भी कहा जाता है। जदीद उर्दू नस्र का ईजाद मीर अमन की बागो बहार तसनीफ़ से ही मानी जाती है। जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद कौन से? फोर्ट विलियम कॉलेज से मीर अमन की किताब बागो बहार से ही मानी जाती है। पूछा जा रहा है कि बिलाशुबहा मीर अमन ने वही नस्र ईजाद की जिसके जुमले मिस्री की डलियां और शरबत की घोट हैं। तो कहने वाले कौन है? ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी हैं। कौन है? ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने यह कहा था मीर अमन के मुतालिक कि बिलाशुबहा इसमें कोई शक नहीं कि मीर अमन ने वही नस्र ईजाद की जिसके जुमले मिस्री की डलियां और शरबत की घोट है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ में पूछा जा रहा है, मुझको उर्दू के सिर्फ 3 अफसाना निगारों के नाम लेने को कहा जाए तो मैं एक सांस में मंटू, प्रेमचंद और बेदी गिनवा दूंगा। किसने कहा? मुझको उर्दू के सिर्फ 3 अफसाना निगारों के नाम लेने को कहा जाए तो मैं एक सांस में मंटू, प्रेमचंद और बेदी गिनवा दूंगा। किसने कहा? क्या काजी अब्दुल सत्तार ने कहा, प्रकाश पंडित ने कहा, या डॉक्टर सोहेल बुखारी ने कहा, या गोपी चंद नारंग ने कहा? तो दोस्तों कहने वाले कौन है? प्रकाश पंडित हैं। कहने वाले कौन है? प्रकाश पंडित ने यह कहा है कि अगर मुझको उर्दू के सिर्फ 3 अफसाना निगारों के नाम लेने को कहा जाए तो मैं एक सांस में मंटू, प्रेमचंद और बेदी को गिनवा दूंगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही है। इसी से मिलता जुलता एक कौल और यह है कि अगर दुनिया के तमाम तर कुल्लियात मेरे सामने पेश किए जाएं और मुझको कहा जाए कि इसमें से एक कुल्लियात उठाया जाए तो मैं बिला तामुल मोमिन का कुल्लियात उठाऊंगा और बाकी कहूँगा कि लेकर जाओ। ये किसका कौल है? कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर देंगे। कमेंट बॉक्स में टाइप करने का मतलब है रिवीज़न, कि हमें कितना आ रहा है, क्या हमें कितना रिवीजन करना है। तो ये कॉल पेश करने वाले कि मुझको उर्दू के सिर्फ और सिर्फ 3 अफसाना निगारों के नाम लेने को कहा जाए तो मैं एक सांस में मंटू, प्रेमचंद और बेदी का नाम गिनवा दूंगा। प्रकाश पंडित ने कहा था। किसने कहा था? प्रकाश पंडित ने कहा था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल में है कि क्या तुम यह समझते हो कि अब दुनिया शरीफ और बहादुर से खाली है? मुतकल्लिम कौन है? तो क्या तुम ये समझते हो कि अब दुनिया शरीफों और बहादुर से खाली है? मुतकल्लिम कौन है? प्रीवियस ईयर सॉल्व देखा जाए तो उसमें लिखा है कि तुम क्या ये समझते हो कि मैं तेरे सामने ज़िंदगी के लिए आजिज़ हूँ। ये पूछा था कि मुतकल्लिम कौन है। सेम टू सेम उसी बहर में उसी जैसा सवालात यहाँ पे है कि तो क्या तुम ये समझते हो कि अब दुनिया शरीफों और बहादुर से खाली है? मुतकल्लिम कौन है? किसने कहा? क्या तुगरल ने कहा, सैफू ने कहा, या ताहिरा ने कहा, या तुगरल ने कहा, या सैफू ने कहा, या तौफीक ने कहा है? तो दोस्तों ये कहने वाला कौन है? ताहिरा ने कहा है। किसने कहा है? ताहिरा ने कहा है। किससे कहा था?
था, तुगरल से कहा था। पूरा का पूरा पस मंज़र वही है कि जब वह सुहेल को लेने पहुंचा है कि मेरे हवाले कर दो, तो उसको लालच ये देता है कि अब तौफीक भी हम लोगों के ग्रुप में आ गया है, उसने शमशा की बैयत कर ली है, ये देखो अंगूठी तुम्हारे सामने उसकी गवाही दे रही है। तो ताहिर पहले तो तौफीक पर गुस्सा होती है कि वो अपने आप को नेकी का मुजस्समा समझता था, वो मरहूम शाह बरजस का वफादार कहता था, अब वो शमशा का वफादार हो गया है। तो फिर उसके बाद ताहिरा अपने इस जज्बात को काबू करने के बाद ये कहती है कि क्या तुम ये समझते हो कि दुनिया शरीफ और बहादुर से खाली हो गई है? जब तक कि मेरे बाजुओं में दम है मैं सुहेल को तुम्हारे हवाले नहीं करती। उसी असना में क्या है, तौफीक वहाँ पे हाजिर हो जाता है। जब ये गुफ्तगू चल ही रही होती है कि ताहिरा और तुगरल की, तो उसी दरमियान में तौफीक उन दोनों के माबैन पहुंच जाता है। तो ठीक, तो किसने कहा है कि तो क्या तुम ये समझते हो कि अब दुनिया शरीफों से और बहादुर से खाली हो गई? किसने कहा है? ताहिरा ने कहा है। किसने कहा है? ताहिरा ने कहा है। ताहिरा कौन है? ये तौफीक की बीवी है। तौफीक कौन है? ये ताहिरा का शौहर है। तुगरल कौन है? ये कतलू बैग का बेटा है। कतलू बैग का बेटा तुगरल है। कतलू बैग कौन है? ये तुगरल बैग का बाप है। तुगरल बैग का बाप है। और फिर उसके बाद मुमताज़ कौन है? ये माशा अल्लाह की बीवी है। माशा अल्लाह की बीवी है। और मुमताज़ माशा अल्लाह कौन है? वह मुमताज़ का शौहर है। मुमताज़ का शौहर है। सफदर भी इसमें एक किरदार है कि जो कि शमशा का नौकर है। सफदर कौन है? शमशा का नौकर है। ये खैर जैसे सैफू खैरसल्ला का नौकर है, उसी तरीके से सफदर भी किसका नौकर है? शमशा का नौकर है, लेकिन ये नेक तीनत का रहता है। शमशा क्या है? वो बदी की मुजस्समा रहती है, लेकिन उसका नौकर जो ये सफदर है, ये क्या है कि नेक दिल का रहता है सफदर। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कि बादल के गरजने से शेर नहीं डरते, तेरी गीदड़ भपकियों से हम जैसे दिलेर नहीं मरते। ड्रामा खूबसूरत बला में दर्जा बाला जुमला किसने कहा है? बादल के गरजने से शेर नहीं डरते, तेरी गीदड़ भपकियों से हम जैसे दिलेर नहीं डरते। क्या तुगरल ने कहा है, तौफीक ने कहा है, ताहिरा ने कहा या सुहेल ने कहा है? तो दोस्तों ये कहने वाला कौन है? तौफीक है। अभी फिर वही पस मंज़र होता है कि जब तुगरल और ताहिरा के माबैन में ये बातें चल रही होती है कि सुहेल को हमारे हवाले कर दो, तो तौफीक जब जाता है और उसको धमकाता है, किसको? तुगरल बेग को, कि यहाँ से चले जाओ नहीं तो खून की नदियाँ बह जाएगी, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। तो फिर तुगरल ये कहता है कि क्या है कि तुम हमसे बगावत कर रहे हो, इसका नतीजा बुरा होगा। पहले तो शमशा की कैद में तौफीक था, लेकिन रिहाई कैसे मिली है आगे के प्रश्न में भी उसको मेंशन किया गया है। तो बादल के तब ये तुगरल से कहता है, कौन? तौफीक कहता है कि बादल के गरजने से शेर नहीं डरते, तेरी गीदड़ भपकियों से हम जैसे दिलेर नहीं डरते। तौफीक ने किससे कहा था? तुगरल से कहा था। किससे कहा था? तुगरल से कहा था। सुहेल कौन है? ये मरहूम शाह बरजस का नाबालिग बेटा है और शमशा का भतीजा भी है। शमशा का भतीजा भी है। सुहेल कौन है? शमशा का भतीजा भी है। शमशा कौन है? सुहेल की ये फूफी है। शमशा कौन है? सुहेल की फूफी है। शमशा कौन है? ये मरहूम शाह बरजस की बहन है, दगाबाज बहन है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शमशा की कैद से तौफीक को किसने रिहाई दिलाई थी? शमशा की कैद से तौफीक को किसने रिहाई दिलाई थी? जब शुरुआत ही में ड्रामा में शमशा तौफीक से पूछती है, तौफीक क्या हाल है? तो तौफीक कहता है कि शेर लोहे की जंजीर में जकड़ा हुआ है। शेर लोहे की जंजीर में जकड़ा हुआ है। तो शमशा की कैद में कौन था? तौफीक था। क्यों कैद करवाया था? वही सुहेल को हासिल करने के लिए कि सुहेल को मैं अपने अंडर में लेकर उसको कत्ल कराकर या उसको कैद करके पूरी सल्तनत की मालिक बन जाऊंगी। कौन कह रहा है? शमशा ये सोचती है। और इसका वफादार कौन है? कतलू बैग है। तौफीक के इसको इसी वजह से कैद कराती है। तो पूछा जा रहा है कि शमशा की कैद से तौफीक को किसने रिहाई दिलाई थी? क्या कप्तान ने, एजेंट ने, जनरल कहरमान ने या सफदर ने? तो शमशा की कैद से तौफीक को रिहाई दिलाने वाला कौन थे? जनरल कहरमान थे। कौन थे? जनरल कहरमान थे, जो कि तौफीक के दोस्त भी हैं। तौफीक के दोस्त भी हैं। तौफीक का दोस्त कौन है? जनरल कहरमान। जनरल कहरमान। शमशा की कैद से तौफीक को रिहाई दिलाने वाले जनरल कहरमान। कप्तान कौन है? ये पेंशनर है, जो कि अय्यास है और बिगड़ा हुआ रईस है। एजेंट कौन है? ये शादी कराने वाला
वाला कमीशन की लेकर एजेंट है। और इसी एजेंट ने खैरसल्ला की भी शादी कराई थी। किससे? डॉली मैडम फैशनेबल से शादी भी कराई थी। सफदर कौन है? ये शमशा का नेक तीनत का नेक खसलत नौकर है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। शमशा की कैद से तौफीक को किसने रिहाई दिलाई? जनरल कहरमान ने। अगले सवाल और आखिरी सवाल है, इसके बाद इंशाल्लाह अगला सेशन होगा। कि पूछा जा रहा है कि सितम अगियार का सहना मुझे चंदा न था मुश्किल, उठाया जिसने महफिल से मुझे वो तेरा तेवर था। सितम अगियार का सहना मुझे चंदा न था मुश्किल, मेरे ऊपर गैरों ने बहुत सितम किए, लेकिन उनको मैंने मुस्कुराते हुए उसको सह लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझको जिसने सितम पहुंचाया वो ये था कि महफिल में वो तेरा रवैया, वो तेरा तेवर था, जो महफिल में मुझको सबसे ज़्यादा सितम पहुंचाना। गैरों का सितम कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारा उठाया जिसने महफिल से मुझे वो तेरा तेवर था। मुझको महफिल से उठने पर मजबूर। ये किसका शेर है? क्या मीर तकी मीर का है, मोमिन खान मोमिन का है, वहशत कलकत्तवी का, या मोहम्मद रफ़ी सौदा का है? तो दोस्तों ये किसका शेर है? वहशत कलकत्तवी का है। किसका है? वहशत कलकत्तवी का है। किसका शेर है? वहशत कलकत्तवी का है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही है। मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन, यह इश्किया शायर, मकर शायराना, मामला बंदी, इन सब की खसूसियात है। और इन्होंने इसको इश्किया गज़ल के अलावा और किसी मौजू पर इन्होंने मोमिन खान मोमिन ने गज़ल नहीं की है। मोहम्मद रफ़ी सौदा जिनका जो मशहूर है कसीदे के मैदान में, लेकिन इनके गज़लें भी शामिल निसाब हैं। ठीक, तो यहाँ सितम अगियार का सहना मुझे चंदाना था मुश्किल, उठाया जिसने महफिल से मुझे वो तेरा तेवर था, कहने वाले कौन है? ये वहशत कलकत्तवी है। और ये शामिल निसाब गज़ल के अंदर का एक शेर है, एक शेर है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी और मुफीद भी साबित होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। जो लोग क्लासेस देखना चाहें, जो लोग प्रैक्टिस सेट देखना चाहें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। टेलीग्राम का भी लिंक मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मौजूद है। जो जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब तक कि आप लोग अपने अपने इम्तिहान की तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।